क्या तुमने नोटिस किया कि मॉडर्न कार्गो शिप्स के बॉटम्स फ्लैट होते हैं, जबकि पुरानी शिप्स और सेलिंग यार्ड्स के डीप कील्स होती हैं। डीप कील्स एक बहुत ही इंटुइटिव तरीका है फ्लोटिंग वेसल को स्टेबल रखने का। बेसिक तौर पर तुम्हारे पास एक बल्कि और बॉइंट हाल का पार्ट सरफेस के करीब होता है जो सेंटर ऑफ बोयेंसी को हाल के ऊपर रखता है। कील ज्यादा नीचे होती है और एक बहुत ही डेंस और हैवी मटेरियल जैसे लीड, आयरन या पुरानी शिप्स के केस में रॉक से भरी होती है। कील के नीचे वेट का कंसंट्रेशन इसका असर डालता है कि वेसल के तमाम वेट्स का एवरेज पोजीशन हाल के अंदर नीचे चला जाता है। बोयेंसी का फोर्स ज्यादा ऊपर के पॉइंट से एक्ट करता है, जबकि ग्रेविटी का फोर्स नीचे से। इफेक्टिवली ये एक तरह का डेंगलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है जो लगातार काम करता है वेसल को अपराइट रखने के लिए। जब तक तुम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सेंटर ऑफ बोयेंसी के नीचे रखते हो, वेसल को कैप्साइज करना मुमकिन नहीं होगा। फिलहाल हम इसे वेट स्टेबिलिटी कह सकते हैं, क्योंकि वेसल की स्टेबिलिटी उस वेट की वजह से होती है जो कील के नीचे डीपली लोकेटेड होता है। वेट स्टेबिलिटी का एक और एग्जांपल सबमरीन है। सबमरीन की सारी स्टेबिलिटी वेट स्टेबिलिटी पर बेस्ड होती है, क्योंकि तुम सिर्फ सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन कंट्रोल कर सकते हो। सोचो जरा, जब तुम पानी के अंदर हो तो सेंटर ऑफ बोयेंसी फिक्स रहता है, चाहे तुम कैसे भी मूव करो। तो अपराइट रहने का सिर्फ एक तरीका है, और वो ये कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहे, या तो कील के अंदर फिक्स्ड वेट के जरिए या वेरिएबल वेट जैसे बैलेंस सिस्टम के जरिए। सरफेस पर ये थोड़ा मुख्तलिफ होता है, क्योंकि सेंटर ऑफ बोयेंसी मूव कर सकता है। जब एक वेसल पानी में ज्यादा नीचे बैठती है, हाल के वाइडर पार्ट्स सबमर्ज हो जाते हैं, जो बोयेंसी का एवरेज पोजीशन थोड़ा ऊपर शिफ्ट करता है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन वहीं रहे तो वेसल एक्चुअली और स्टेबल हो जाता है। स्टेबिलिटी का मैग्नीट्यूड सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बोयेंसी के दरमियान सेपरेशन पर डिपेंड करता है। ज्यादा सेपरेशन का मतलब है ज्यादा टर्निंग लेवर, जो वेसल को अपराइट रखने के लिए काम करता है जब वो लीन करे। उल्टा अगर सेपरेशन कम हो तो रिस्टोरिंग फोर्स भी कम होती है जब वेसल लीन करे। पानी में ज्यादा नीचे बैठने के लिए तुम्हें वेट ऐड करना पड़ता है। कार्गो शिप में ये वेट कार्गो की वजह से आता है, जो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं प्लेस करना जरूरी होता है। तुम सारा वेट कील के नीचे नहीं रख सकते, क्योंकि वहाँ इतनी स्पेस नहीं होती। इस वजह से तुम वेट होल्ड में या डेक के ऊपर प्लेस करते हो। जब तुम वेट होल्ड या डेक के आसपास ऐड करते हो तो शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एडेड वेट की तरफ मूव करता है। तुम ये प्रॉब्लम समझ सकते हो कि जितना ज्यादा वेट ऊपर ऐड होगा उतनी ज्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चली जाएगी, और सेंटर ऑफ बोयेंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दरमियान सेपरेशन कम हो जाएगी। अगर तुम छोटी अमाउंट की कार्गो होल्ड में लो डाउन रखते हो तो ये इतना बड़ा मसला नहीं होता, लेकिन अगर तुम मैक्सिमम कार्गो कैरियंग कैपेसिटी चाहते हो तो तुम्हें एक अलग सोल्यूशन चाहिए। इसके लिए हम कुछ पुराने क्राफ्ट से इंस्पायरेशन ले सकते हैं, जैसे आउटरिगर कैनू। आउटरिगर कैनू बेसिकली एक लार्ज हाल से मिलकर बनता है जो बोयेंसी प्रोवाइड करता है ताकि ज्यादा कार्गो कैरी हो सके, और एक आउटरिगर जो स्टेबिलिटी देता है। कंपोजिट यूनिट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर होता है और सेंटर ऑफ बोयेंसी उधर। दोनों थोड़े ऑफ सेंटर होते हैं मेन हाल से, थैंक्स टू आउटरिगर के प्रेजेंस। लेकिन देखो कि अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बोयेंसी के ऊपर है। अब जब आउटरिगर कैनू लीन करता है तो रिस्टोरिंग फोर्स सिर्फ फोर्सेस के सेपरेशन से नहीं मिलती, बल्कि बोयेंसी के सेंटर के मूवमेंट से मिलती है। जब आउटरिगर सबमर्ज होती है तो बोयेंसी का सेंटर उस डायरेक्शन में शिफ्ट करती है, क्योंकि वहाँ बोयेंसी की नई एवरेज लोकेशन होती है। इससे रिक्वायर्ड सेपरेशन क्रिएट होती है सेंटर ऑफ बोयेंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दरमियान, जो आउटरिगर कैनू को वापस अपराइट करती है। जब कैनू दूसरी डायरेक्शन में लीन करता है तो आउटरिगर पानी से बाहर उठ जाता है और सारी बोयेंसी सडनली मेन हाल से प्रोवाइड होती है, जिससे सेंटर ऑफ बोयेंसी दोबारा साइडवेज शिफ्ट होती है। फोर्सेस के दरमियान सेपरेशन क्रिएट करती है एक रिस्टोरिंग फोर्स, जो कैनू आउटरिगर कॉम्बिनेशन को वापस अपराइट करती है। तो ये मॉडर्न शिप्स पर कैसे अप्लाई होता है? ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि आउटरिगर कैनू वेट स्टेबिलिटी पर रिलाई नहीं करता, बल्कि ये हाल के फॉर्म से स्टेबिलिटी हासिल करती है, जो कि फॉर्म स्टेबिलिटी कहलाती है।
फार्म स्टेबिलिटी का मतलब है कि तुम्हें सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे रखने की जरूरत नहीं, इसलिए तुम्हें डीप कील में बहुत ज्यादा वेट कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती और तुम कार्गो को हाल के ऊपर लोड कर सकते हो। वेट स्टेबिलिटी हाई सेंटर ऑफ बोयंसी पर रिलाय करती है, जबकि फार्म स्टेबिलिटी हाई मेटा सेंटर पर रिलाय करती है। मेटा सेंटर वो पॉइंट है जहां बोयंसी का फोर्स सेंटर लाइन के थ्रू एक्ट करता है। ज्यादा वाइड हाल का मतलब है हाई मेटा सेंटर। जब शिप थोड़ी सी टल्ट करती है तो सेंटर ऑफ बोयंसी ज्यादा दूर शिफ्ट हो जाता है। जब तक तुम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेटा सेंटर के नीचे रखते हो, फार्म स्टेबिलिटी इंश्योर करती है कि तुम्हारी शिप अपराइट रहेगी। एक वाइड फ्लैट बॉटम्ड हाल तुम्हें अच्छी फार्म स्टेबिलिटी देती है। ज्यादा वाइड हाल ज्यादा स्टेबल होता है नैरो हाल के मुकाबले में, और शेल ओवर ड्राफ्ट ज्यादा स्टेबल होता है डीप ड्राफ्ट के मुकाबले में। ऑब्वियसली तुम कील के नीचे हेफ्टी वेट भी ऐड कर सकते हो ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और नीचे हो और ज्यादा स्टेबल हो, लेकिन फिर ये एक बैलेंसिंग एक्ट बन जाता है। कील को गहरा और भारी बनाने से तुम कार्गो कैरिंग कैपेसिटी सेक्रीफाइस करते हो स्टेबिलिटी के लिए। जरा सोचो, क्या एक कार्गो शिप कील में 100 टन एक्स्ट्रा लीड डालकर ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगी या 100 टन एक्स्ट्रा कार्गो लोड करके? जब एक शिप अपनी स्टेबिलिटी का मसला हल कर लेती है, तब अहम बात ये होती है कि कार्गो कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाए ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट इंश्योर हो। इसी वजह से कार्गो शिप्स के बॉटम्स वाइड और फ्लैट होते हैं ताकि वो हर ड्राफ्ट पर ज्यादा कार्गो कैरी कर सकें। दूसरी तरफ छोटी बोट्स अपनी डीप कील और वेट स्टेबिलिटी का फायदा उठाकर कॉम्प्लिकेटेड स्टेबिलिटी कैलकुलेशंस की जरूरत को खत्म कर देती हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल अलियान ज़ेब को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।